और आपको बता देते हैं कि 24 मई को जिस वक्त जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक चल रही थी, भारत और अमेरिका समेत 4 बड़े देशों के नेता चाइना पर शिकंजा कसने की रणनीति पर मंथन कर रहे थे। उस वक्त चाइना और रशिया ने जापान सागर में अपने परमाणु बॉम्बर्स भेज दिए। इसमें चाइना के 2 H-6 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर्स शामिल थे। इनके साथ कई फाइटर विमान भी शामिल थे जिन्हें इन बॉम्बर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया को भी अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त ये बॉम्बर्स जापान सागर में उड़ रहे थे उस वक्त टोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे कि क्या ये चाइना की कोई नई चाल थी या फिर सीधी चेतावनी युद्ध को लेकर। बाइडेन के सिर पर रूस और चीन के बॉम्बर्स, क्वाड से बौखलाए जिनपिंग की हवाई धमकी, आमने सामने रूस, जापान, चीन के विमान। चीन की एक हरकत ने इंडो पैसिफिक रीजन में जंग का खतरा पैदा कर दिया। उसके बॉम्बर उड़ते हुए जापान के बेहद करीब पहुंच गए, वो भी तब जब वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। बॉम्बर्स को आता देख जापान के लड़ाकू विमान भी अलर्ट हो गए। आसमान में महायुद्ध जैसे हालात बन गए। जब ये बॉम्बर जापान के एयर स्पेस के बेहद करीब उड़ान भर रहे थे, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी, बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। यानी नाम के लिए तो रूस और चीन का सैन्य अभ्यास था, लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि पूरी दुनिया पर एक नई जंग का खतरा मंडराने लगा। चाइनीज और रशियन वायुसेना के एयर बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे हैं जापानीज एयर स्पेस के निकट में, तो उस समय ऑब्वियसली जापान ने अपने प्लेन्स उड़ाए, उनको वार्न करने के लिए आप हमारी एयर स्पेस पे मत आओ। तो ऐसे में हो सकता है गलत फहमी में ही शायद इन प्लेन्स की आपस में शूट आउट हो जाती, तो फिर तो उसी समय वॉर चालू हो जाती। जापान ने चीन और रूस के इस अभ्यास को उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रूस और चीन ने ये सब कुछ जानबूझकर ऐसे वक्त में किया है जब टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए चुने गए नेता एंथनी एल्बनीज मीटिंग कर रहे थे। इस अभ्यास में रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर और चीन के H-6 परमाणु बॉम्बर ने हिस्सा लिया। Tu-95 बॉम्बर 1956 से ही रूस के हवाई बेड़े का हिस्सा है और आज भी ये अपनी रेंज और कहीं से भी परमाणु हमला करने की ताकत के लिए जाना जाता है। 4 इंजन वाला ये विमान एक बार में 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और ये बम वर्षक दुश्मन के ऊपर बमबारी के साथ परमाणु बम भी गिरा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसमें मौजूद क्रूज मिसाइल्स, जिनके जरिए ये बम वर्षक दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना ही उस पर परमाणु हमला कर सकता है। इसी तरह H-6 चीन का बेहद खतरनाक बॉम्बर है। इस बम वर्षक को खास तौर पर दुश्मन देश के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें कई तरह की एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा ये बॉम्बर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें भी दाग सकता है। चीन इस इलाके को अपनी जागीर समझता है और इस अभ्यास के जरिए उसने अमेरिका ही नहीं, भारत को भी यही संदेश देने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ रूस की मौजूदगी भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जब जापान के सागर के ऊपर रूस के बम वर्षक उड़ रहे थे, तब टोक्यो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो एक तरह से तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है क्वाड के देशों को कि भाई देखिए, चाइना और रशिया कंबाइंड है स्ट्रेटेजिकली ईस्ट एशिया में।
तो भारत के लिए तो ये बड़ा सिग्नल है ना, अगर रशिया चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है दूसरों को धमकाने के लिए। चीन इस अभ्यास को रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है। उसकी दलील है कि इस अभ्यास का समय पहले से ही तय था और ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। 5月24日，中俄两国空军实施2022年度例行性联合空中战略巡航，这是自2019年以来两国空军联合实施的第4次战略巡航，目的是检验提升两国空军协作水平。 लेकिन इस युद्धाभ्यास की टाइमिंग को रूस और चीन का दुनिया को चैलेंज माना जा रहा है। क्वाड से बौखलाया चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि ताइवान पर अमेरिका की धमकी से वो डरा नहीं है, लेकिन चीन की ये बौखलाहट बताती है कि क्वाड के मंच से अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो तीर चलाए हैं वो बिल्कुल सही निशाने पर लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर चाइना में इस वक्त बौखलाहट है और वो बौखलाहट किस तरह से दिख रही है उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपने अभी देशहित में देखी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.